शादी यानी बर्बादी। जब उसकी माँ ने उसके सामने शादी की चर्चा छेड़ी तो सुलेखा ने मुंह पिचकाते हुए कहा था, माँ मुझे शादी नहीं करनी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा देखभाल करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ ने स्नेह भरी नज़रों से अपनी बेटी की ओर देखा। माँ, मुझे शादी जैसी रस्मों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। आप ज़रा अपनी ज़िंदगी देखो। शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला है? पापा ने तो तुम्हें किसी और के लिए तलाक कहती हुई वह अचानक रुक गई और फिर आंसू भरे नेत्रों से माँ की ओर देखने लगी। माँ ने दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपनी आंसू को छिपाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे छोड़ो इन बातों को, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। और फिर लड़कियां तो होती ही हैं पराया धन। देखना, ससुराल जाकर तुम इतनी खो जाओगी कि अपनी माँ की कभी याद नहीं आएगी। और फिर बेटी को गले लगाकर उसके माथे को चूम लिया। मालती अपनी बेटी को बेहद प्यार करती है। आज 20 वर्ष हो गए हैं उन्हें अपने पति से अलग हुए। जब मालती का अपने पति से तलाक हुआ था तब सुलेखा सिर्फ 5 वर्ष की थी। तब से लेकर आज तक उन्होंने सुलेखा को पिता और माँ दोनों का प्यार दिया। सुलेखा उनकी बेटी ही नहीं, उनकी सुख दुख की साथी भी है। अपने टीचर की नौकरी से जितना कुछ कमाया वह अपनी बेटी पर ही खर्च किया। अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। मालती ने अपनी बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, भले खुद कितना भी कष्ट क्यों ना झेल पड़ा हो। आज जब मालती अपनी बेटी से उसकी शादी कर ससुराल विदा करने की बात कर रही थी तो भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी बेटी के आगे जाहिर नहीं होने दिया ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। सुलेखा आज़ाद ख्यालों की लड़की है और उसकी परवरिश भी बेहद आधुनिक परिवेश में हुई है। उसकी माँ ने कभी किसी बात के लिए उस पर बंदिशें नहीं लगाई। सुलेखा ने अपनी माँ को हमेशा स्वतंत्र और संघर्षपूर्ण बिताते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी माँ की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह जानती है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट उन्हें झेलना पड़े, झेल लेगी, परंतु अपनी तकलीफ कभी उसके समक्ष व्यक्त नहीं करेगी। सुलेखा की शादी से इस तरह बार बार इनकार करने पर मालती भावुक होकर कहती है, बेटा तू क्यों नहीं समझती? तुझे लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने, और तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? एक ना एक दिन तुम्हें इस घर से विदा होना ही है। और फिर हंसते हुए आगे बोलती है, और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ छिपा हुआ है। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? एक ना एक दिन मैं इस दुनिया को अलविदा तो कहूंगी ही ना। फिर तुम अकेली अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? कहते हुए उनका गला भराया। योगेंद्र एक पढ़ा लिखा लड़का है और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भैया भाभी के अलावा उसकी दीदी है जो 80 या 85 साल की है। मालती को अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत पसंद आया है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी इस भरे पूरे परिवार में खुशहाल जिंदगी जिएगी। यहाँ पर तो सिर्फ उनके सिवा उसके साथ सुख दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। वहाँ इतने बड़े परिवार में उनकी बेटी को किसी बात की कमी नहीं। और फिर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। मालती अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने सारे जेवर भी शादी का खर्चा जुटाने हेतु बेच दिए ताकि बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को ससुराल विदा कर सके। बेटी के ससुराल वालों को किसी भी बात की कोई परेशानी न हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया। आखिर एक ही तो बेटी थी उनकी, और उसी की खातिर तो उन्होंने वर्षों से पाई पाई जमा कर रखी थी। विदाई के वक्त सुरेखा की आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने धुंधली आंखों से माँ और उस घर की ओर देखा जिसमें उसका बचपन बीता था। अरे पूरा पल्लू माथे पर रखो, ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त किसी ने जोर से छिड़कते हुए कहा, और फिर उसके माथे का पल्लू उसकी नाक तक खींच दिया। आंखें पल्लू से ढक गई। मैं देख कैसे पाऊंगी? उसने हल्के स्वर में कहा। तभी अचानक अपने सामने उसने नीली साड़ी में एक नाक घूंघट किए अपनी जेठानी को देखा, जिसने बड़ों के सामने शिष्टाचार की परंपरा की रक्षा करने हेतु घूंघट अपनी नाक तक खींच रखा था। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं कि बड़ों के सामने घूंघट किया जाता है? यह उसकी सास की आवाज़ थी। आप मेरी माँ की परवरिश पर सवाल न उठाए। सुलेखा की आवाज़ में थोड़ी कठोरता आ गई। तुम मेरी माँ से तमीज़ से बात करो, योगेंद्र गुस्से से सुलेखा की ओर देखते हुए चिल्लाया। सुलेखा ने तिलमिलाकर गुस्से से योगेंद्र की ओर देखा। अरे नई बहू दरवाजे पर कब तक खड़ी रहेगी? इसे कोई अंदर क्यों नहीं लेकर आता? दादी सास ने सामने के कमरे पर लगे बिस्तर पर बैठे बैठे ही आवाज़ लगाई। दरवाजे पर जो कुछ हो रहा था उसे सुन पाने में वे असमर्थ थी। वैसे भी उसके कानों ने भी उसके शरीर के बाकी अंगों के समान ही अब साथ देना छोड़ दिया था। मौत तो कई बार आकर दरवाजे से लौट गई थी,
क्योंकि उन्हें अपने छोटे पोते की शादी तो देखनी थी। अपनी लंबी उम्र तथा घर की उन्नति के लिए कई बार बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बड़े से बड़े कर्मकांड करवा चुकी है ताकि मौत को टाला जा सके। उन्हीं पंडितों में से किसी ने कभी यह भविष्यवाणी की कि उनके छोटे पोते की शादी के बाद उनकी मृत्यु का होना लगभग तय है और उसे टालने का एकमात्र उपाय यह है कि जिस लड़की की नाक पर तिल हो उसी लड़की से इनके छोटे पोते की शादी कराई जाए। अतः सुलेखा की नाक पर तिल का होना ही उसे उस घर की पुत्र वधू बनने का सर्टिफिकेट दादी जी द्वारा प्रदान कर दिया गया था। अब उन्हें बेचैनी इस बात की हो रही थी कि पंडित जी द्वारा बताए गए मुहूर्त के भीतर ही नई बहू का गृह प्रवेश हो जाना चाहिए, वरना कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। मगर घूंघट पर छिड़े उस विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? सुलेखा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। तुम्हें अपने पति से कैसे बात करनी चाहिए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? घूंघट के अंदर से ही सुलेखा की जेठानी ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे इसे तो अपने पति से बात करने की तमीज़ नहीं है, सुलेखा की सास ने गुस्से में कहा। आप मुझे तमीज़ मत सिखाइए। सुलेखा का स्वर भी ऊंचा हो गया। पहले आप अपने बेटे को एक औरत से बात करने का सलीका सिखाइए। सुलेखा योगेंद्र गुस्से में चीख पड़ा। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है, सुलेखा ने भी उसी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। इसमें तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पति ने जवान लड़ाती है। सास ने फटकार लगाते हुए कहा। आप लोगों के संस्कार क्या हैं? नई बहू से कोई इस तरह से बात करता है? सुलेखा ने भी चिल्लाते हुए कहा। तुम सिंगाला रही हो, योगेंद्र चिल्लाया, और आप लोग भी मुझे मेरी हद न सिखाएं। सुलेखा और योगेंद्र का सुलेखा पर हाथ उठ गया। सुलेखा गुस्से से तिलमिला उठी, साथ में उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और फिर आंसू के साथ साथ विद्रोह भी उठ खड़ा हुआ। अचानक उसके पैर डोल गए और फिर नीचे रखे तांबे के कलश से उसके पैर जा उछलकर और कलश उछलकर सीधा दादी सास के सिर में जा टकराया और दादी सास इस अप्रत्याशित चोट से चेतना शून्य होकर बिस्तर पर लुढ़क गई। चारों तरफ कोहराम मच गया। देखो तो जरा नई बहू के लक्षण, कैसे तेवर हैं इसके। गुस्से में दादी सास को कलश ही दे मारा। लोग कानाफूसी करने लगे। सुलेखा ने नजर उठाकर देखा तो सामने के कमरे में बिस्तर पर दादी सास लुढ़क गई थी। उनका सिर एक तरफ को झुका हुआ था। यह दृश्य देखकर सुलेखा की सांसें जैसे क्षण भर के लिए रुक गई। अरे हाय, ये क्या कर दिया तुमने? सुलेखा की जेठानी अपने सिर के पल्लू को पीछे की ओर फेंकती हुई सास की ओर दौड़ पड़ी। सुलेखा को तभी उसकी जेठानी का चेहरा दिखा। उसके होठों पर लाल गहरे रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी तथा साड़ी की मैचिंग की ही उसने बिंदी अपने बड़े से माथे पर लगा रखी थी। आंखों पर नीले रंग का आई शेडो भी लगा रखा था तथा गले में भारी सा लटकता हुआ हार पहना था। उनका यह बनाव श्रृंगार उनके अति श्रृंगार प्रिय होने का प्रमाण पेश कर रहा था। सुलेखा भी दादी सास की स्थिति देखकर घबरा गई और आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश में अपने पैर आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही योगेंद्र उसका हाथ जोर से पकड़कर खींचते हुए उसे पीछे की ओर धकेल देता है। वह पीछे की दीवार पर अपने हाथ से टेक बनाते हुए खुद को गिराने से बचा लेती है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उनके पास जाने की, जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। योगेंद्र ने यह बात बड़ी ही बेरुखी से कही। अपने पति के इस व्यवहार से उसका मन दुखी हो गया। वह उसी तरह दीवार के सहारे खुद को टिकाए खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन सोचने लगी कि जिस रिश्ते की शुरुआत इतने अपमान और दुख के साथ हो रही है, उस रिश्ते में अब आखिर बचा ही क्या है, जो आज नए जीवन की शुरुआत से पहले ही उसका इस कदर अपमान कर रहा है। जिस मानसिकता का प्रदर्शन उसके पति और उनके घर वालों ने किया, जितना कुंठित विचारधारा इन सब में है, वैसी मानसिकता के साथ वह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी। उसके लिए वहाँ रुक पाना अब मुश्किल हुआ जा रहा था और इस सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचा रही थी तो वह था योगेंद्र का उसके प्रति व्यवहार। कहाँ तो वह मन में सुंदर सपने सजोए अपनी माँ के घर से विदा हुई थी। अपने जीवन साथी के लिए जिस सुंदर छवि को उसने संजोया था, वह अब एक झटके में ही टूटती बिखरती नजर आ रही थी। सभी तरफ कोहराम मचा हुआ था। तभी कोई डॉक्टर को बुला लाता है। आधे घंटे के निरीक्षण के बाद डॉक्टर बताते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, सभी कुछ ठीक ठाक है, मैंने दवा दे दी है, जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा। दादी सास मौत के मुंह से बचकर निकलती है। अरे अब क्या वहीं खड़ी रहेगी महारानी, कोई उसे अंदर लेकर आओ। सास ने बड़े क्रोध में आवाज़ लगाई। नहीं, मैं अब इस घर में पैर नहीं रखूंगी, सुलेखा ने दृढ़ता से कहा। क्या कहा?
कैसी कुलक्षणी है यह, अब और कोई कसर रह गई है क्या? सास ने क्रोध से गरजते हुए कहा। आप ज़्यादा नाटक मत करो, चलो अंदर चलो। योगेंद्र ने उसका हाथ जोर से खींचकर कहा। नहीं, मैं अब आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी, कह सुलेखा ने एक झटके में योगेंद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ा दिया। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिसके घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई, अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। कहते हुए सुलेखा दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी माँ के घर चल दी। सुलेखा मन ही मन सोचती जा रही थी कि जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, उसे पूरी उम्र कैसे निभा पाऊंगी। जो परंपरा एक औरत ने खुलकर जीने पर भी पाबंदी लगा दी, जिस रिश्ते में पति जैसा चाहे वैसा सलूक करे और पत्नी के मुंह खोलने पर भी पाबंदी हो, वैसे रिश्ते से तो अकेले ही जिंदगी जीना बेहतर है। माँ ने तो सारी जिंदगी अकेले ही काटी है, बिना पापा के सहारे। उन्होंने तो मेरे लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान किया है। सारी उम्र उन्होंने मुझे सहारा दिया है, अब मैं उनका सहारा बनूंगी।